हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, सह आचार्य रसायन विज्ञान, श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी, राजकीय महाविद्यालय नौहर, जिला हनुमानगढ़। बीएससी थर्ड ईयर में सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आज के सेशन का टॉपिक है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, युगात्मक अथवा श्रृंखलाबद्ध बहुलकीकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और अगर इसकी क्रियाविधि की हम बात करें तो कितने प्रकार की क्रियाविधि होती हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। एडिशन अथवा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में सिंपल मोनोमर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। ये मोनोमर यूनिट अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है और अंतिम उत्पाद के रूप में पॉलीमर के अलावा इसमें कोई और दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। और इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में जो प्रोसेस है वो चेन ग्रोथ के द्वारा संपन्न होता है, इसीलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर का एम्पिरिकल फॉर्मूला उस मोनोमर के एम्पिरिकल फॉर्मूला के ही समान होता है। जैसे आप एक सिंपल इक्वेशन देख रहे हैं, m एनी मॉलिक्यूल, एनी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से n एक पॉलीमर बनता है। एग्जाम्पल के उदाहरण देखो तो जैसे आपके सामने आप शीट पर देख रहे हो, इथीन से पॉलीथीन का बनना, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनना, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन का बनना। नेचुरल रबर एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक उदाहरण है और इस प्रोसेस के द्वारा बहुलक बनता है वो ऐसे मोनोमर यूनिट्स होते हैं उनमें जिनमें कि डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के बहुलकीकरण को वाइनिल बहुलकीकरण भी कहते हैं। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, होम अप्लायंसेस हैं जो इस प्रकार के पॉलीमर से निर्मित होते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप्स बहुत काम में आते हैं। पॉलीस्टाइरिन, पीयूसोल आपने ज़रूर सुना होगा, पॉली यूरेथॉन, इस प्रकार से। तो पॉलीविनाइल एसीटेट है, स्टाइरिन है, पॉलीस्टाइरिन है। तो ये सब इस प्रकार के पॉलीमर्स हैं जो कि हमारे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मैकेनिज़्म की, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म। तो 3 मैकेनिज़्म के द्वारा ये पॉलीमराइजेशन संपन्न हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नेचर है, कौन सा मॉलिक्यूल है उस पर। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और दूसरा है आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो आयनिक क्योंकि आयन्स 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन्स एंड एनायन्स, इसलिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो पहले हम लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म में जो इनिशिएटर है, यानी प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले किसी एक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है जिससे फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी होती है: इनिशिएशन स्टेप, प्रोपिगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप
अधिकतर बेंजोइल परऑक्साइड एक इनिशिएटर यानी प्रारंभिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, जिसमें परऑक्साइड का मुक्त मूलक एकलक से परऑक्साइड का जो फ्री रेडिकल है वो मोनोमर यूनिट से योग क्रिया करके एक दूसरा फ्री रेडिकल बना लेता है। अब क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनने से ही प्रक्रिया ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए इसको श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद कहा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक परऑक्साइड, फिर ये एक मोनोमर से क्रिया करता है और फाइनली एक दूसरा फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। दूसरा स्टेप है वो है प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रारंभिक पद से उत्पन्न मुक्त मूलक दूसरे मोनोमर यूनिट से योग क्रिया करके उससे बड़ा मुक्त मूलक बनाते हैं और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप धीरे चेन ग्रोथ के हिसाब से धीरे धीरे श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है और बहुलक का निर्माण होता जाता है, जब तक कि उसमें मोनोमर यूनिट बचे हुए मोनोमर यूनिट जब तक स्वयं उस क्रिया में भाग लेकर और ये एक चेन नहीं बना लेते हैं, तब तक ये स्टेप आगे बढ़ता रहता है। तीसरा जो स्टेप रहता है वो है टर्मिनेशन स्टेप यानी समापन का पद, यानी जो बनती हुई श्रृंखला है उसमें जो मुक्त मूलक हैं उस प्रक्रिया को दी एंड करना यानी समाप्त करना। तो ये दो मेन इसके अंदर प्रक्रिया होती है। एक तो होता है कपलिंग की जो प्रोपेगेशन स्टेप से बनी हुई जो मुक्त मूलक होता है, बड़ा मुक्त मूलक होता है, वो कपलिंग के द्वारा अपने आप को पॉलीमर में बदल लेता है। दूसरा एक प्रक्रिया होती है डिसप्रपोर्शिएशन, असमानुपातन। तो युग्मन यानी कपलिंग और असमानुपातन यानी डिसप्रपोर्शिएशन के द्वारा फाइनल स्टेप से पॉलीमर का निर्माण होता है। तो ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकेंड, आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो विनाइल मोनोमर्स को आयनिक पदार्थों की उपस्थिति में भी बहुलकीकृत किया जाता है। आयनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए क्रियाविधि भी दो प्रकार की होती है, धनायनी और ऋणायनी। धनायनी यानी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ऋणायनी यानी एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और आयनिक बहुलकीकरण का उपयोग भी बहुत सीमित होता है, कारण कि इसके अंदर भी 3 स्टेप में ही अभिक्रिया संपन्न होती है, प्रारंभन, संचरण और समापन, यानी इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो अपेक्षा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तुलना में ये अपेक्षा से थोड़ी जटिल होती है, इसलिए इसकी उपयोगिता अपेक्षाकृत सीमित होती है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया लुईस एसिड के द्वारा प्रारंभ होती है और अम्लों से उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल जब विनाइल मोनोमर यूनिट पर आक्रमण करता है तो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। और विनाइल मोनोमर यूनिट्स में इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन डोनर सब्स्टिट्यूट जैसे एल्काइल हुआ, एल्कोक्सी हुआ, फेनिल हुआ इत्यादि आसानी से पॉलीमर का ये निर्माण करते हैं। तो ये भी 3 स्टेप में होता है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है इनिशिएशन स्टेप में, इससे ये मोनोमर यूनिट पर आक्रमण करके एक कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। प्रोपेगेशन स्टेप में बना हुआ कार्बोकैटायन, जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्बोकैटायन है, वो दूसरे मोनोमर यूनिट से क्रिया करता है और एक अपेक्षाकृत बड़ी चेन वाला एक कार्बोकैटायन बनता है। समापन में एक
किसी विलायक की उपस्थिति में या एक प्रोटॉन के एलिमिनेशन के साथ श्रृंखला का समापन होता है और फाइनली इसमें एक पॉलीमर का निर्माण होता है। कहने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएशन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड के माध्यम से अभिक्रिया का प्रारंभ होता है। दूसरी आती है कैटेगरी, वो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला इनिशिएटर या एनायन या लुईस बेस होता है। इन अभिक्रियाओं में एन ब्यूटाइल लिथियम, लिथियम एमाइड, सोडामाइड आदि का उपयोग किया जाता है और इसके अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं, वो हैं कार्ब एनायन। विनाइल मोनोमर में उपस्थित नाभिक स्नेही जैसे विनाइल, नाइट्राइल, हैलोजन, कार्बोक्सिलिक प्रतिस्थापी समूह स्पीशीज को स्थायित्व प्रदान कर आसानी से बहुलक इसमें बना लेता है। ये अभिक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। पहला इनिशिएशन, आप देख रहे हो, एक न्यूक्लियोफाइल से प्रक्रिया इस अभिक्रिया का प्रारंभ होता है, कार्बन आयन बनता है। प्रोपेगेशन के अंदर दूसरे मोनोमर यूनिट से क्रिया करके एक अपेक्षाकृत बड़ी चेन वाला कार्बन आयन बनता है और ये अभिक्रिया पे चलती रहती है जब तक कि सभी मोनोमर यूनिट भाग नहीं ले लेते हैं और अंत में टर्मिनेशन स्टेप में अभिक्रिया का समापन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इसके 3 मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज़्म के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। थैंक यू सो मच।